स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बीएस पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में दूसरा पार्ट कर रहे हैं रासायनिक अपक्रिया का। तो यहाँ पर जो भी चीजें आप लोगों को कल बताई गई थी वो चीजें सारी आपके काम आने वाली है। तो एक बार आप उन्हें दोहरा लीजिए वो सारी चीजों को, इसके बाद ही पार्ट 2 पे आप विजिट करिए। यहाँ पर आपको रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने के नियम बताएंगे और साथ ही साथ आपके रासायनिक अपक्रिया जो है वो आपका संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने के नियम जाने, इसके पहले आप लोगों को जानना है कि संतुलित रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और असंतुलित रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाती है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले कल बताया गया था कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो वहां पर आप लोगों को रासायनिक अपक्रिया की डिफिनेशन बताई गई थी कि जब एक या एक से अधिक तत्व क्या करते हैं, क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। तो आशा करते हैं आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर से जरूर देखा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जानना है कि रासायनिक अपक्रिया का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। जैसे आप लोगों ने दही जमाया होगा, लोहे में जंग का लगना, उन चीजों को आप लोगों ने जरूर से जरूर देखा होगा। बस आप लोगों को वो सारी चीजें पता नहीं होंगी कि ये आपकी विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को रासायनिक अपक्रिया के दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग होते हैं उनको सबसे पहले जानते हैं। तो कह रहा है कि भोजन का पचना। जी हाँ दोस्तों, जब आप भोजन खाते हैं तो जब आपका भोजन क्या करता है, पचता है, तो वो भी आपका एक रासायनिक अपक्रिया का हिस्सा ही है। फिर इसके बाद आपका श्वसन, इसके बाद लोहे में जंग का लगना, यानी नमी के कारण ही तो लोहे में जंग लगती है बच्चों, तो वो भी आपका एक रासायनिक अपक्रिया का ही उदाहरण है। इसके बाद आपका देखेंगे तो दही का बनना, ये भी आपका एक रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। तो दैनिक जीवन में आप लोगों ने साइंस की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग होती हैं, बस आपको पता नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें आपका दोनों पक्षों के जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या जो है वो समान हो। जैसे आपने यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करवाया तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बना। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो 2 हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 हैं। क्लोरीन के लेफ्ट साइड में कितने हैं, 2 अणु हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे तो क्लोरीन के 2 परमाणु हैं या अणु हैं। तो यहाँ पर जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है वो आपकी संतुलित है। लेकिन यही असंतुलित रासायनिक समीकरण की जब बात आएगी तो वहां पर जो आपके दोनों पक्षों के जो तत्व हैं उनकी संख्या समान नहीं होगी। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे तो हाइड्रोजन की जब आप ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर आपका जो उत्पाद के रूप में जल बनता है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के अणु हैं, परमाणु हैं, वो तो आपके 2 हैं, इधर भी 2 हैं, लेकिन आपके ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो 1 है और इधर साइड कितने हैं, 2। तो ये आपकी क्या है, असंतुलित रासायनिक अपक्रिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने सीख लिया है कि संतुलित रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और असंतुलित रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो चलिए एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आज फादर्स डे है तो आप सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पितृ दिवस में उन सभी पिताओं को सत सत नमन करती हूँ। पिता एक शब्द नहीं, हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आपको रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने के कुछ नियम हैं जिनको आपका समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर जो पहला नियम है वो कह रहा है कि सर्वप्रथम अभिकारक पक्ष तथा उत्पाद पक्ष के प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या लिख करके यह देखना है कि कौन से तत्व के कितने परमाणु हैं। यानी आपके जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम है वो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, सिंपल सा समझे तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनकी आपको एक टेबल बनानी है और लेफ्ट साइड में उनके परमाणुओं की संख्या कितनी है और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या कितनी है उनको आपको नोट कर लेना है। तो चलिए फटाफट नोट करते हैं। जैसे आप एल्युमिनियम देखेंगे तो कितना है लेफ्ट साइड में, 1, कितना है, 1। इसी तरह अगर हाइड्रोजन को आप देखेंगे तो कितना है, 2,
कितना है 2। SO4 यानी सल्फेट को देखेंगे तो आपका कितना है 1, कितना है 1। इसी तरह जब आप राइट साइड में देखेंगे तो एल्युमिनियम कितना है 2, कितना है, कितने परमाणु है एल्युमिनियम के तो 2। इसी तरह जब आप हाइड्रोजन देखेंगे तो कितने हैं 2। इसी तरह जब आप सल्फेट देखेंगे तो वो आपका 3 है। तो यहाँ पर जब आपने इन तत्वों को लिख लिया, इन एलिमेंट्स के परमाणुओं की संख्या को लिख लिया, तो आपका दूसरा काम है इनको बैलेंस करना। जैसे आपने देखा यहाँ पर लेफ्ट साइड में एल्युमिनियम कितना है 1, जबकि दोनों में बराबर रहना चाहिए यानी 2-2। तो आपका दूसरे स्टेप में क्या कहता है उसको लिख करके बताऊंगी, फिर इसके बाद आपको समझना है कि कैसे आपके जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो आपके बराबर होंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर आपने दूसरे नियम को लिख लिया है। क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम तथा SOO4 को यानी सल्फेट को संतुलित करने के लिए आपको एल्युमिनियम से पूर्व 2 तथा आपको H2SO4 के पूर्व आपको 3 लिख लेना है। क्यों लिख देना है, तो आप देखेंगे पहले जो आपका समीकरण था वो आपका ये था, इसको बैलेंस, वहां पे आपने देखा था कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या LHS में और RHS में दोनों में बराबर थी, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम को जब आप 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका एल्युमिनियम यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एल्युमिनियम की जो आपकी परमाणुओं की संख्या है वो आपकी बराबर हो जाएगी। इसी तरह जब आप H2SO4 से पूर्व जब आप 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर जब आप 3 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपका कितना हो जाएगा SO4। यहाँ पर SO4 और हाइड्रोजन दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर आपका SO4 3 निकल आया, ठीक है। लेकिन जब आपने यहाँ पे गुणा किया तो आपका जो हाइड्रोजन है वो 3 दूनी 6 यानी 6 परमाणु हो गए, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं 2। तो आपको इसको तीसरा नियम में आपको चेक करना है कि क्या जब हमने इनका मल्टीप्लाई कराया तो क्या जो आपकी रिएक्शन है, जो आपकी अभिक्रिया है, वो क्या सारे परमाणु यानी एलिमेंट्स जो आपके हैं उनके परमाणुओं की संख्या सारे बराबर है। तो आप जब थर्ड वाले पॉइंट में आएंगे तब आप देखेंगे कि जैसे ही आपने 3 का गुणा यहाँ पे H2SO4 में कर दिया तो आपका यहाँ पे एल्युमिनियम और सल्फेट के परमाणुओं की संख्या तो बराबर हो गई, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बढ़ गई। तो जो बात मैंने आपको बोल करके बताई वही बात यहाँ पर लिख करके मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप जब देखेंगे तो कह रहा है कि प्राप्त समीकरण के संतुलन की जांच करने के लिए पुनः दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या की तुलना करेंगे। यानी जो बात मैंने आपको कही कि ये जब हम आपने एल्युमिनियम में 2 का गुणा और आपका H2SO4 में आपका 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर एल्युमिनियम और हाइड्रोजन आपके संतुलित हो जाए, सॉरी H2SO4 आपके संतुलित हो जाएंगे, लेकिन आपके हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो आपके लेफ्ट साइड में बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, जैसे आपको यहाँ पे टेबल दोबारा आपको इनकी तुलना करना है, जैसे फर्स्ट स्टेप में तो एल्युमिनियम के परमाणु कितने हो गए तो 2, कितने हो गए 2। चलिए यहाँ पर कितने हो गए तो 2 आपके, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए 3 दूनी 6, कितने हो गए 6, कितने हो गए 6। इसके बाद आप जब देखेंगे तो SO4 के परमाणु कितने हो गए 3, यानी 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया गया था तो आपका 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप जब राइट साइड में देखेंगे तो एल्युमिनियम के परमाणु कितने हैं 2, ठीक है, कितने हैं 2। इसके बाद आप जब देखेंगे तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं तो अभी यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के, लेकिन जो SO4 के परमाणु हैं वो आपके 3 हो गए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। जब आप इसमें देखेंगे तो आपके एल्युमिनियम के परमाणु समान हो गए, हाइड्रोजन के परमाणु जो है वो अभी भी आपके असंतुलित हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपने एल्युमिनियम और H2SO4 में आपने 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तुरंत आपके हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। किस साइड, राइट साइड। तो अब आपका देखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे कि अभी भी आपका जो हाइड्रोजन के परमाणु है वो अभी भी असंतुलित है। तो चलिए ये बात आपको लिख करके समझाते हैं। अभी भी हाइड्रोजन जो है वो आपका
H2O को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन से पहले 3 का गुणा कर देंगे, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका दूसरे स्टेप की ये रिएक्शन लिखी है, लेकिन यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ही है जो आपका असंतुलित था। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कितना था, तो 6 था। तो आप बताइए यहाँ पे कितना है, 2। तो आपका कितने से गुणा कर दे तो ये 6 बन जाएगा। तो 3 का गुणा आप जब 2 में कर देंगे तो 3 दूनी 6। तब आप देखेंगे तो अब आप लिखेंगे पुनः समीकरण के संतुलित करने की जो जांच है उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो अब जांच में आप लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप वैसे ही लिखेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे तत्व, एक तरफ आप क्या लिखेंगे तो LHS, और एक तरफ आप लिखेंगे RHS, ठीक है। तो LHS में जो आपके तत्व हैं कौन कौन से हैं, तो आपका एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है और आपका सल्फेट है, ठीक है, SO4 है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, LHS में 2 है। इसके बाद हाइड्रोजन कितना है, तो 6 है। इसके बाद आपका सल्फेट कितना है, तो 3 है। कितना है, 3। अब RHS में देखेंगे तो आप देखेंगे एल्युमिनियम कितना है, 2। सल्फेट कितने हैं आपके, तो कितने अणु हैं, तो 3 हैं आपके उसके परमाणु। इसके बाद आप हाइड्रोजन देखेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे एक दूसरे को चेंज कर दिया, यानी 6 हाइड्रोजन है आपके और 3 आपके एल्युमिनियम है। अब आप जैसे ही चेक करेंगे तो एल्युमिनियम के भी परमाणु दोनों पक्षों में बराबर है, हाइड्रोजन के भी परमाणु दोनों पक्षों में बराबर है और सल्फेट के भी आपके दोनों पक्षों में आपके परमाणु बराबर है। तो अब आप लिखेंगे अतः आपका जो समीकरण है वो आपके सारे परमाणु की संख्या जो है वो समान है, अतः जो आपका समीकरण है वो आपका संतुलित हो गया है। यही बात आपको लिख देना है यहाँ पर। अब दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः ये जो समीकरण है वो आपका संतुलित है। और यही जो आपका परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान हो जाएगी तो आपका यही समीकरण क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण, ठीक है। इसके पहले डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा था कि संतुलित क्या समीकरण क्या होते हैं, असंतुलित समीकरण क्या होते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ पर सारी चीजों को नोट करते हुए चले होंगे और आपकी एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो गई होगी, ठीक है। चलिए इसका पार्ट जो आपका 3rd है उसमें आप लोग सीखेंगे क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया है उनकी टाइप्स, यानी कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है उनको सीखेंगे। और बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सहयोग के बिना बच्चों हमारा कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिए ताकि आप लोगों के लिए और भी चीजें बेहतर की जा सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपका पार्ट 3rd बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कल और बेहतरीन तरीके से आपको इस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश भी करेंगे। तो कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।